Hello student, example 10.5. Two syringes of different cross sections without needle filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube filled with the water. The diameter of the smaller piston and the larger piston are 1 centimeter and 3 centimeter respectively. ठीक है, दो पिस्टन है, एक है स्मॉलर पिस्टन। तो जो स्मॉलर पिस्टन है उसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, D1 1.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 10⁻² मीटर। देखो, डायरेक्टली आपको आना चाहिए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं डिटेल में, इसलिए मैं ऐसे एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। मतलब डायरेक्टली इसके बाद आपको ये आना चाहिए। दिस सेव्स योर टाइम। बराबर, मैं अगर टाइम बचाने जाऊंगा तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, ओके, बट यू शुड अवॉइड राइटिंग द एक्स्ट्रा थिंग। ठीक है, ओके, तो ये स्मॉलर पिस्टन हो गया और जो लार्जर पिस्टन है उसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। तो दैट इज लार्जर पिस्टन और उसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। तो उसका रेडियस क्या होगा? उसका रेडियस होगा 3 × 10⁻² मीटर। ओ सॉरी, माय मिस्टेक स्टूडेंट। उसका जो रेडियस होगा वो पहले तो मैं लिखूंगा 1.5 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ द डायमीटर, एंड देन आई विल राइट दिस एज 1.5 × 10⁻² मीटर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन ए है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन व्हेन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन। तो ये है स्मॉलर पिस्टन। स्मॉलर पिस्टन के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया F1। तो F1 कितना है? F1 = 10 न्यूटन। बराबर, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स ऑन द लार्जर पिस्टन। सो F2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ओके, ये है क्वेश्चन ए। उसके बाद, if the smaller piston is pushed in through 6 centimeter, ओके, ये जो स्मॉलर पिस्टन है L1, अब ये L1 एक नोटेशन है जिसका मीनिंग आपको याद रखना है। L1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्मॉलर पिस्टन। तो ये जो स्मॉलर पिस्टन है वो L1 जितना डिस्प्लेस होता है, और L1 कितना है? L1 है 6 सेंटीमीटर। मैं अभी के लिए उसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, 6 × 10⁻² मीटर। हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव आउट? तो क्वेश्चन बी है L2। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट, मैं आपको ये पूरा न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो पूरा मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो देखो, देयर आर 2 सिरिंज। अब स्टूडेंट, सिरिंज क्या है? सिरिंज क्या होती है? तो देखो, जब भी आप डॉक्टर को विजिट करते हो तो डॉक्टर आपको जो मेडिसिन इंजेक्ट करता है आपके बॉडी के अंदर, वो जो नीडल होती है, वो नीडल के पहले जो प्लास्टिक की ट्यूब होती है, ठीक है, प्लास्टिक की ट्यूब होती है, और उसमें एक पीछे पोर्शन होता है जिसके ऊपर वो थंब से ऐसे पुश करता है। तो वो जो प्लास्टिक वाला जो पार्ट होता है ना, सिरिंज को छोड़ के, बराबर, उसको हमने यहां पर पिस्टन दिया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो देयर आर 2 सिरिंज। ओके, सॉरी, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है बोर्ड? 2 सिरिंज ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन विदाउट नीडल। ठीक है, तो वो जो पूरा प्लास्टिक होता है उसको क्या कहते हैं? उसको सिरिंज कहते हैं। उस पर उसमें नीडल नहीं है, बराबर। तो सिरिंज है विदाउट नीडल, और सिरिंज के अंदर
जो एक प्लास्टिक का पार्ट मूव करता है, जो मेडिसिन को पुश करता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पिस्टन। तो देयर आर टू सिरिंज, और वो सिरिंज के अंदर जो पिस्टन है, वन इज द स्मॉलर पिस्टन डायमीटर 1 सेंटीमीटर, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये स्मॉल पिस्टन है, इसका डायमीटर, ये डायमीटर दैट इज 1 सेंटीमीटर, और ये है लार्जर पिस्टन ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर। These two pistons are connected to each other by the means of this rubber tube. Rubber tube से उसको कनेक्ट किया है, और ये rubber tube के अंदर suppose there is a water, इसके अंदर ये water है, बराबर? ओके, अब क्या किया कि ये जो स्मॉलर पिस्टन है उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया? 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ठीक है? So when the 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस स्मॉलर पिस्टन, ये जो मैंने फिंगर रखी है ये पिस्टन है, ठीक है? ये जो पूरा है ये क्या है? ये है सिरिंज, ये सिरिंज है पर इसमें निडल नहीं है, बराबर? तो ये सिरिंज है और उसके अंदर ये जो शेयरिंग किया है वो क्या है? दैट इज द पिस्टन। तो स्मॉलर पिस्टन के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो क्वेश्चन है कि ये जो लार्जर पिस्टन है, ये लार्जर पिस्टन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? तो लार्जर पिस्टन के ऊपर सपोज F2 फोर्स लगेगा, समझ में आया? तो दैट वी हैव टू डिटरमाइन। तो सॉल्यूशन बिगिन फ्रॉम हियर। ओके, तो स्टूडेंट एक बात समझो कि व्हेन यू अप्लाई द फोर्स F1 ऑन द स्मॉलर पिस्टन, द प्रेशर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दैट फोर्स विल बी ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड थ्रू दिस fluid, through this water, and the same pressure gets applied on the larger piston. समझ में आया? तो प्रेशर applied on smaller piston transmit undiminished through fluid and gets applied on larger piston। मतलब जो प्रेशर स्मॉल पिस्टन के ऊपर आप अप्लाई करोगे वही प्रेशर लार्ज पिस्टन के ऊपर एक्ट करेगा। तो P1 इज इक्वल टू P2। P1 क्या है? P1 इज द प्रेशर ऑफ द स्मॉल पिस्टन एंड P2 इज द प्रेशर ऑफ द लार्ज पिस्टन। सो P1 इज F1 by A1, this is F2 by A2। so what we have to determine? We have to determine F2। तो therefore F2 is equal to A2 by A1 into F1। थोड़ा सा मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख रहा हूं, बराबर? सो A2 by A1 into F1। अच्छा, अब ये A2 क्या होता है? तो A2 मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दिस इज पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर। जो पिस्टन है, पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी द सर्कल, और सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर, ठीक है? तो F2 इज इक्वल टू पाई पाई विल बी कैंसल, तो क्या आएगा? R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर आएगा। तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इनटू F1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R2 by R1 स्क्वायर इनटू F1, ठीक है? तो F2 इज इक्वल टू R2 by R1। अब देखो R2 कितना है, मैं आपको समझाता हूं, आप ध्यान से देखो। R2 है 1.5 सेंटीमीटर, R1 है 0.5 सेंटीमीटर। मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है, बट आप एक बात समझो कि अगर मैं यहां पर रेशियो लेता हूं तो वो सेंटीमीटर तो कैंसिल होने ही वाला है। तो आपको समझना है कि अगर रेशियो लेने में यूनिट कैंसिल हो जाते हैं तो फिर कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है, बराबर? तो R2 कितना है? R2 है 1.5, R1 है 0.5, तो ये स्क्वायर हुआ उसका
ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। और जो F1 है वो F1 कितना है, दैट F1 इज 10। तो आप जस्ट समझो कि यहां पर R2 R1 CGS में है और ये फोर्स MKS में है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है यूजुअली कि फॉर्मूला में आप क्वांटिटीज का सब्स्टिट्यूशन करो, एक क्वांटिटी CGS में है, दूसरी क्वांटिटी MKS में है, तो ऐसा यूजुअली नहीं होता है। बट स्टूडेंट एक कॉमन सेंस भी हमारे पास होनी चाहिए कि अगर हम सेंटीमीटर में ही रखते हैं तो वो कैंसिल हो ही जाने वाला है, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आई आपको ये बात? ठीक है। तो यहाँ पर 1.5 डिवाइड बाय 0.5 तो 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 × 10 90 होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप करो, चलेगा। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने जो कैलकुलेशन किया वो राइट है कि नहीं। यस, 1.5 बाय 0.5 मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 10 मतलब के 90। ठीक है, तो 90 न्यूटन। सो F2 इज इक्वल टू 90 न्यूटन। तो आपको बात समझ में आई स्टूडेंट? देखो ये जो स्मॉल पिस्टन है, ये स्मॉल पिस्टन के ऊपर आप 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो, बट दैट 10 न्यूटन फोर्स गेट्स अप्लाइड onto the larger piston and then it becomes 90 न्यूटन। तो आपको याद है कि हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें भी तो ऐसे ही होता था कि हम स्मॉल पिस्टन के ऊपर स्मॉल फोर्स अप्लाई करते थे एंड वी वर गेटिंग अ वेरी लार्ज फोर्स ऑन टू द लार्जर पिस्टन। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन ए को सॉल्व किया। अब क्वेश्चन बी को आप समझो। क्वेश्चन बी में क्या है कि ये जो स्मॉल पिस्टन है, यहाँ पर मैंने फिंगर रखी है वो पिस्टन है, वो स्मॉल पिस्टन कितना डिस्प्लेस होता है? 6 सेंटीमीटर अंदर के तरफ डिस्प्लेस होता है। बराबर, देखो यहाँ पर ऐसे अंदर के तरफ डिस्प्लेस होगा, ये स्मॉल पिस्टन अंदर के तरफ डिस्प्लेस होगा, तो जो लार्ज पिस्टन है वो आउटसाइड डिस्प्लेस होगा। इज दैट क्लियर? सो हियर एज द वाटर इज इनकंप्रेसिबल, एज water is incompressible, comma volume covered by larger piston is equal to volume covered by स्मॉल पिस्टन। बराबर, ओके। तो ये जो लार्जर पिस्टन है वो कितना वॉल्यूम कवर करेगा? तो स्टूडेंट आपको एक फॉर्मूला मैंने बहुत बार समझाया है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। बराबर है, तो इसका जो एरिया है लार्ज पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो सपोज A2 और उसका ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है दिस डिस्प्लेसमेंट इज L2। तो ये जो लार्जर पिस्टन है जब वो मूव करेगा तो वो कितना वॉल्यूम कवर करेगा? आप देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो मैं आपको जो समझा रहा हूँ, देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है? दिस इज द वॉल्यूम कवर्ड बाय द लार्जर पिस्टन। और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द वॉल्यूम कवर्ड बाय द स्मॉलर पिस्टन। तो ये जो व्हाइट रीजन है ना इसका वॉल्यूम A1 L1 और ये जो लार्ज रीजन है उसका वॉल्यूम A2 L2 एंड बोथ आर इक्वल। दैट आई एम टेलिंग यू। और ऐसा क्यों? उसका रीजन है कि जो वाटर है वो इनकंप्रेसिबल है। अगर ये वाटर कंप्रेस हो जाता, बराबर, तो फिर ये पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट, द वॉल्यूम कवर्ड बाय द लार्जर पिस्टन विल नॉट बी सेम एज द वॉल्यूम कवर्ड बाय द स्मॉल पिस्टन। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कैन राइट A2 L2 is equal to A1 L1. A2 L2 is the volume covered by the large piston and A1 L1 is the volume covered by the small piston. तो फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है L2। बराबर,
तो L2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 इंटू L1। तो A1 मतलब पाई R1 स्क्वायर, A2 मतलब पाई R2 स्क्वायर इंटू L1। सो पाई पाई विल बी कैंसल, तो यहां पर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, L2 इज इक्वल टू R1 बाय R2 का स्क्वायर इंटू L1। अब फिर से वही बात आ गई कि सेंटीमीटर ही रहने दो उसको, तो R1 कितना है, R1 है 0.5, R2 है 1.5, तो 0.5 अपॉन 1.5 का स्क्वायर, और L1 कितना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल पिस्टन 6, बराबर। तो देखो यहां पर 0.5 बाय 1.5, 0.5 डिवाइड बाय 1.5, तो ये आया 0.33। दिस इज पॉइंट, ओके उसका स्क्वायर भी तो करना है, 0.33 का स्क्वायर 0.11, 0.1111 इंटू 6, ठीक है, तो ये होगा 0.6666। अच्छा, अब यूनिट क्या होगा तो समझो, यहां पर यूनिट MKS था, पर यहां पर यूनिट CGS ही रहेगा। क्या यूनिट रहेगा, CGS रहेगा। क्यों CGS रहेगा मैं आपको बताता हूं। यहां पर R1 और R2 के यूनिट तो कैंसिल हो जाएंगे, पर L1 का यूनिट तो बचेगा ना। तो L1 का यूनिट है सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इसके लिए आंसर का यूनिट भी सेंटीमीटर ही होगा। और इसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो फिर हम लिखेंगे 0.67 सेंटीमीटर। सो as far as I remember this answer is correct. So yes student, it is 0.67 centimeter, ठीक है। Please write down this. Example 10.6. In a car lift, compressed air exert a force F1 on a small piston having a radius 5 centimeter, ठीक है। तो R1 ये है रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन, कितना है ये रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन, इट इज 5 centimeter. This pressure is transmitted to a second piston of radius 15 centimeter. So R2 is radius of large piston 15 centimeter, ठीक है। If the mass of the car to be lifted is 1350 kilogram, M 1350 kilogram, calculate F1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। What is the pressure necessary to accomplish this task? ओके, P भी कैलकुलेट करना है। नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 प्रेशर, एंड G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझाता हूं और आप इस क्वेश्चन की सिचुएशन को हाइड्रोलिक लिफ्ट के टॉपिक के साथ लिंक करो, ठीक है। तो देखो, एक कार लिफ्ट है, कार को उठाने वाली लिफ्ट, बराबर। उसके अंदर कंप्रेस्ड एयर है, वो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है उसके अंदर कंप्रेस्ड एयर है। उसमें 2 पिस्टन होते हैं, स्मॉलर पिस्टन, लार्जर पिस्टन, जैसा कि मैंने आपको टॉपिक में एक्सप्लेन किया है। तो जो स्मॉल पिस्टन है उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, जो लार्ज पिस्टन है उसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर, बराबर। जो कार हमें लिफ्ट करनी है, जिस कार को हमें उठाना है, उस कार का मास है 1350 किलोग्राम, बराबर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द, एक मैं एग्जैक्टली मैं वर्ड सेंटेंस पढ़ता हूं, कैलकुलेट F1, बराबर। कैलकुलेट F1 कैलकुलेट करना है, मतलब अच्छा F1 मतलब क्या, F1 मतलब कि फोर्स ऑन द स्मॉल पिस्टन। आपको टॉपिक में समझाया था ना कि आपको फोर्स, देखो जिसको उठाना है उसको लार्जर पिस्टन पर रखते हैं,
एंड यू हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन द स्मॉलर पिस्टन। तो ये F1 क्या है? फोर्स ऑन द स्मॉलर पिस्टन। देखो बात को समझो, जिस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, जो कार को उठाना है, उसको कहां पर रखते हैं? लार्जर पिस्टन के ऊपर। और फोर्स किसके ऊपर अप्लाई करना होता है? स्मॉलर पिस्टन के ऊपर। तो आपको F1 फाइंड करना है। और क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकॉम्प्लिश दिस वर्क, ये काम करने के लिए कितना प्रेशर चाहिए। तो स्टूडेंट ये बहुत ही सिंपल टाइप का ये न्यूमेरिकल है, बराबर। तो यहाँ पर हमें F1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फोर्स ऑन स्मॉलर पिस्टन, तो फोर्स ऑन स्मॉलर पिस्टन, ओके, F कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स ऑन स्मॉलर पिस्टन, बराबर। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट? एक मिनट, ये टाइटल जो मैंने लिखा है, हमारे पास फॉर्मूला है F1। क्या फॉर्मूला था? F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। कहां से आया ये? प्रेशर ऑन द स्मॉलर पिस्टन इज इक्वल टू प्रेशर ऑन द लार्जर पिस्टन। आई थिंक ऐसा सेंटेंस इन लोगों ने लिखा है क्या? हाँ, उन लोगों ने लिखा है कि प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड थ्रू द फ्लूइड, बराबर। तो यहां पर आप बिकॉज करके लिख दो, बिकॉज प्रेशर इज ट्रांसमिटेड undiminished through fluid, right? तो F1 by A1 is equal to F2 by A2. Is that clear? तो फाइंड करना है हमें F1। तो F1 is equal to A1 by A2 into F2, इस तरह से। सो F1 इज इक्वल टू, अब A1 मतलब पाई R1 स्क्वायर, A2 मतलब पाई R2 स्क्वायर इंटू F2, करेक्ट। सो ये हुआ R1 बाय R2 का स्क्वायर इंटू F2। अब R1 कितना है? 5, R2 कितना है? 15, तो वो कैंसिल ही हो जाएगा। तो आप यहां पर सीधा 5/15 ही लिखो। और F2 कितना है? ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है, ओके। F2 कितना है? तो स्टूडेंट F2 मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट को हमें उठाना है उस ऑब्जेक्ट का वेट, बराबर, द वेट टू बी लिफ्टेड। तो यहां पर F2 के प्लेस पर आप mg लिख दो, बराबर। F2 मतलब वेट टू बी लिफ्टेड, तो कार को उठाना है तो कार का वेट। तो कार का मास कितना है? 1350, और g कितना है? 9.8। अब यहां पर आप फिर से थोड़ा सा समझो, ये MKS में है, किलोग्राम में, ये मीटर पर सेकंड में है, मतलब कि MKS में, और ये दोनों CGS में है। 5/15 दोनों CGS में, पर चलेगा ना, यूनिट तो कैंसिल हो ही रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। 5 डिवाइड बाय 15 जो आया 0.3333, उसका स्क्वायर करो तो आता है 0.1111 इंटू ये 1350। चलो ऐसे ही रहने दो, सबको एक साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो F1 इज दिस 0.1111 इंटू 1350 इंटू 9.8, तो ये आया 1469। जस्ट अ मिनट, लेट मी सी द आंसर। हाँ ठीक है, 1469.853, बराबर। तो F1 होगा 1.469853 इंटू 10⁻³ न्यूटन, जिसको राउंड ऑफ करके आप 1.5 लिख सकते हो। यस, 1.5 इंटू 10⁻³ तो F1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इज दैट क्लियर? बराबर, ओके। सो
स्टूडेंट जस्ट मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि ओके देखो मैं आपको एक बात समझाता हूं। यहां पर जो आंसर है ना 1469 न्यूटन है। कितना है? 1469 न्यूटन। तो F1 क्या होता है? F1 मतलब कि द फोर्स विच वी अप्लाई, और F2 मतलब कि द वेट टू बी लिफ्टेड। बराबर है? तो यहां पर ये वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है। यूजुअली मैंने आपको टॉपिक में क्या एक्सप्लेन किया है कि वी हैव टू अप्लाई द लेस फोर्स टू लिफ्ट द हैवी लोड, पर यहां पर तो F1 की खुद की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इट इज ऑलमोस्ट 1500 न्यूटन। तो मुझे लगा कि अरे ये इतना लार्ज फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन करके देखा। तो मैंने क्या कैलकुलेशन किया कि ये जो मास है, जिस मास को उठाना है 1350 किलोग्राम मास जिसको उठाना है, उसका वेट कितना होगा। तो मैंने इस 1350 को स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया 9.8 से, तो आंसर आया 13230। तो नाउ इट सीम्स करेक्ट कि 13230 F2 13230 न्यूटन। तो इतना लोड उठाने के लिए 1500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो कम फोर्स अप्लाई करके वेरी लार्ज लोड को उठा सकते हैं। समझ में आया? तो ये करेक्ट है, आंसर इज राइट। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 है प्रेशर। कितना प्रेशर चाहिए ये काम करने के लिए? तो P इज इक्वल टू सिंपल F1 बाई A1 करो। F1 मतलब जो हमने कैलकुलेट किया है 1.5 10⁻³ ले लो, डिवाइड बाई एरिया। तो एरिया मतलब पाई r1 स्क्वायर। सो 1.5 10⁻³ पाई की वैल्यू 3.14। r1 कितना है? अब मेरी बात समझो, r1 5 नहीं चलेगा, कंपल्सरी सेंटीमीटर में नहीं चलेगा, मीटर में चलेगा। तो 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। समझ में आई बात आपको? तो अब मैं कैलकुलेशन देखो करता हूं। 1.5 को मैं डिवाइड करूंगा 3.4 से, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करूंगा मैं 25 से, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो आंसर आता है 0.01747 इंटू 10⁻5। इतना आंसर आता है। बुक में क्या आंसर है? बुक में आंसर है 1.9। ओके, शायद कुछ मिस्टेक हो सकती है मेरी। 1.5 ओके, मैं एक बार जरा कैलकुलेशन में फिर से चेक कर लेता हूं। 1.5 उसको डिवाइड किया 3.14 से, जो आंसर आया उसको डिवाइड किया 25 से। ओके, मेरा ये आंसर रॉन्ग है। 0. शायद मेरे से कुछ बटन प्रेस करने में कुछ मिस्टेक हो गई होगी। 0.01910 इंटू 10 आगे भी है 191082। ठीक है, इतना आंसर आया। तो फिर P इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट दिस इज द आंसर, राइट? एक्सरसाइज 10.11। ठीक है, सुनो क्वेश्चन। कैन बर्नौलीज इक्वेशन बी यूज्ड to describe the flow of water through a rapid in a river? Explain. क्वेश्चन को मैं आपके लिए सिंपल करता हूं। क्वेश्चन ऐसा है कि अगर कोई रिवर है
और उस रिवर में से वाटर रैपिडली फ्लो कर रहा है, तो क्या बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल है? आंसर है नो। क्यों नो? स्टूडेंट, Bernoulli's equation is applicable to the steady flow. It is applicable to the streamlined flow. The streamlined flow is obtained when the flow speed is low. मतलब जो लिक्विड है अगर वो धीरे धीरे फ्लो कर रहा है तो फिर उसका फ्लो स्टेडी होगा, उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा, राइट? बट इफ द फ्लो इज रैपिड, अगर नदी के अंदर पानी, रिवर के अंदर पानी एकदम रैपिडली फ्लो कर रहा है तो फिर वो फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा. दैट फ्लो विल नॉट बी स्टेडी एंड इन दैट सिचुएशन यू कैन नॉट अप्लाई द बर्नौलीज प्रिंसिपल. आई बात समझ में? ठीक है, तो लिखना क्या है मैं आपको वो बोल देता हूं. ठीक है, राइट. बर्नौलीज principle is applicable to steady streamline flow. If water is flowing in a river rapidly, then the flow will not remain streamlined, and in that case we cannot apply the Bernoulli's principle. यहां पर खत्म हो गया. अच्छा, अब स्टूडेंट इसके बाद जो 10.12 है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है. ठीक है, प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूं. मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन दूंगा 10.12 का आप उसको अच्छे से सुनोगे. ठीक है, और फिर आप ये डिसाइड करोगे कि मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का 10.12 क्वेश्चन का टेक्स्ट बुक में पीछे जो आंसर दिया है वो आंसर इनकरेक्ट आंसर है. आपके पास जो रेफरेंस बुक है वो रेफरेंस बुक के अंदर भी जो आंसर दिया है वो टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर है बिल्कुल उसी को सपोर्ट करता है. तो रेफरेंस बुक का जो आंसर है वो भी इनकरेक्ट आंसर है. ठीक है, तो मुझे ये आंसर देख के थोड़ा सा लगा कि नहीं ये राइट नहीं है. सो आई फॉलो सम अदर रेफरेंस बुक और मैंने देखा कि चलो उस रेफरेंस बुक में कैसा दिया है. मुझे लगता है कि बुक में गलत है तो क्या उस बुक में भी इसी के जैसा दिया हुआ है. तो मैंने उस रेफरेंस बुक में देखा कि वहां पर जो मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए बिल्कुल वो ही आंसर वहां पर था. ठीक है, तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है. बराबर, तो क्वेश्चन समझते पहले. Does it matter if one uses the gauge instead of absolute pressure in applying the Bernoulli's equation? तो मैं आपको एक ड्राइंग करके समझाता हूँ. देखो, ये है एक ट्यूब, पूरी फिगर में ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ. तो यहाँ पर सपोज प्रेशर है P1 और यहाँ पर प्रेशर है P2. तो हमने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई किया. तो बर्नौली इक्वेशन क्या है? बर्नौलीज इक्वेशन है P1 प्लस रो जी y1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी y2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर. ये इक्वेशन है. बराबर, इसमें y1 मतलब ये पॉइंट की हाइट, ये जो हाइट है वो है y1 और ये जो हाइट है दैट इज y2. v1 मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट दिस पॉइंट एंड v2 मतलब वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दिस पॉइंट. बराबर, अब एक बात समझो, ये जो P1 एंड P2 है ये दोनों क्या है? तो स्टूडेंट, P1 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर. P1 क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर at one point, and same way P2 is equal to absolute pressure at point 2. आई बात समझ में? अब क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि क्या हम ये एब्सोल्यूट प्रेशर के प्लेस पर गेज प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं? एक बार मैं फिर से क्वेश्चन देखता हूं कि डज इट मैटर इफ वन यूजेस द गेज इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर. तो
अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर के प्लेस पर अगर हम गेज प्रेशर यूज करते हैं तो क्या चलेगा? तो अब स्टूडेंट गेज प्रेशर क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। तो मैंने आपको टॉपिक में जो एक्सप्लेन किया था P माइनस पी ए, एब्सोल्यूट प्रेशर एट अ गिवन पॉइंट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट पॉइंट, इसको कहते हैं गेज प्रेशर, राइट? ओके, तो ये जो P1 पॉइंट है, इस P1 पॉइंट पर जो गेज प्रेशर होगा वो होगा P1 माइनस पी ए। तो दिस इज गेज प्रेशर एट 1। सिमिलरली P2 माइनस पी ए इज गेज प्रेशर एट पॉइंट 2। तो स्टूडेंट अब आप एक बात समझो कि ये जो पॉइंट 1 है वहां पर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए है, पॉइंट 2 पर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए है, तो अगर आप P1 में से भी पीए सब्ट्रैक्ट करो, P2 में से भी सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो तो कोई फर्क पड़ेगा? बराबर, क्योंकि आप दोनों साइड से सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। मैथमेटिकली सोचो आप, तो इसमें से भी आप पीए सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेफ्ट साइड से भी आप पीए सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट साइड से भी आप पीए सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो फिर उस सिचुएशन में दिस इक्वालिटी साइन विल होल्ड ट्रू। आई बात समझ में? बराबर। तो स्टूडेंट अगर आप एब्सोल्यूट प्रेशर लेते हो, मतलब आप फॉर्मूला में P1 और P2 लेते हो, उसके जगह पर अगर आप P1 माइनस पीए लेते हो या तो P2 P1 माइनस पीए लेते हो और P2 माइनस पीए लेते हो, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो 1 पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए और 2 पॉइंट पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए होना चाहिए। एट बोथ द पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में you can take absolute pressure, you can also take gauge pressure। आई बात समझ में? बट स्टूडेंट आप जस्ट एक सिचुएशन इमेजिन करो कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट 1, सपोज इट इज क्लोज टू द ग्राउंड। कहां पर है? इट इज क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब जमीन के क्लोज है। एंड दिस पॉइंट 2 इज नियर द हिल टॉप, जो पहाड़ है उसके टॉप पर है। तो क्या अब दोनों पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम लगेगा? नहीं लगेगा। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा और यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा। तो फिर उस सिचुएशन में आप गेज प्रेशर नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहां पर P1 माइनस सर्टेन वैल्यू होगा और यहां पर P2 माइनस सम डिफरेंट वैल्यू होगी। तो फिर ये बीच में इक्वालिटी साइन अप्लाई नहीं होगी। समझ में आई बात? तो पॉइंट इज व्हाट कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट बोथ द पॉइंट शुड बी सेम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट बोथ द पॉइंट शुड बी सेम, बराबर? तो ये होना चाहिए। अब यहां पर टेक्स्ट बुक के अंदर 10.12 का जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो उन्होंने क्या किया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, ठीक है? तो क्वेश्चन है, मतलब सॉरी, उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो लिखा है कि नो, अनलेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द 2 पॉइंट्स वेयर बर्नौलीज इक्वेशन इज अप्लाइड आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो उनका आंसर है नो। फिर उन्होंने ऐसा लिखा है अनलेस, मतलब सिवाय के, अनलेस मतलब सिवाय के एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द 2 पॉइंट वेयर बर्नौली इक्वेशन अप्लाइड आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। मतलब ये दोनों पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है तो ही आप गेज प्रेशर यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टूडेंट ये रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है। ये दोनों पॉइंट पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो फिर यहां पर आंसर में चेंज क्या आएगा? मेरे अकॉर्डिंग नो, बराबर है, अनलेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द 2 पॉइंट्स वेयर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाइड आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। मतलब सिग्निफिकेंटली वर्ड यूज किया है ना सेकंड लाइन में, पेज नंबर 396 पर 10.12 के एक्सप्लेनेशन में सिग्निफिकेंटली वर्ड यूज किया है, उसके पहले नॉट
वर्ड यूज करना चाहिए। मेरे पास मैंने जो रेफरेंस बुक से ये कंफर्म किया था दैट इज द एसएन अरोरा, बराबर। ये एसएन अरोरा की बुक है, इट्स वॉल्यूम 2। तो उसमें जो 10.12 है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपको रीड करके सुना देता हूं। नो, उन्होंने भी नो लिखा है। नो इट डज नॉट मैटर, मतलब आप ये लिख सकते हो, नो इट डज नॉट मैटर if one uses gauge instead of absolute pressure in applying the Bernoulli's equation। मतलब आप गेज प्रेशर यूज करते हो, P माइनस PA यूज करते हो, या P1 यूज करते हो, P1 माइनस PA यूज करते हो कि P1 यूज करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। However, this will be valid only if the atmospheric pressure at the two places of consideration are not appreciably different। उन लोगों ने significantly लिखा है, यहाँ पर appreciably लिखा है, मतलब एक ही होता है दोनों का, पर यहाँ पर not लिखा है और वहां पर not नहीं लिखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो स्टूडेंट आई ट्रस्ट ऑन दिस। मैंने इसमें देखा, उसके पहले मैंने खुद भी सोचा था, मुझे भी जो पीछे आंसर लिखा हुआ है आपके पास जो रेफरेंस बुक है उसमें जो आंसर है वो मुझे गलत लगा। उसके बाद मैंने खुद सोचा और कंफर्म करने के लिए मैंने ये बुक का रेफरेंस लिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बुक में जो पीछे लिखा है बिल्कुल वो ही लिखो और सिग्निफिकेंटली के पहले नॉट लिख दो, बस उतना ही आपको चेंज करना है। ठीक है, एंड यू कैन डिस्कस दिस थिंग विथ योर स्कूल टीचर एज वेल। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली तो मार्क आपको वही देने वाले हैं, बराबर। तो वो देखो, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ठीक है, वो कन्विंस होते हैं नहीं होते हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बराबर। तो आप उनसे बात करो और वो जो बोले उनके टेस्ट के लिए उसको फॉलो करो। ठीक है, स्टूडेंट वी आर टेकिंग एक्सरसाइज का 10.24। Understand this question, it's very simple. Situation is also very interesting to understand. During blood transfusion, the needle is inserted in a vein where the gauge pressure is 2000 Pascal। गेज प्रेशर मतलब PG, गेज प्रेशर मतलब P माइनस PA, बराबर, दैट इज 2000 पास्कल। एट व्हाट हाइट मस्ट द ब्लड कंटेनर बी प्लेस्ड सो दैट ब्लड में जस्ट एंटर द वेन। तो H फाइंड करना है हमें यहां पर। H मतलब हाइट ऑफ ब्लड कंटेनर। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, यूज द डेंसिटी ऑफ होल ब्लड फ्रॉम टेबल 10.1। और 10.1 में वैल्यू दी हुई है, मैंने मेरे बुक में पहले से लिख के रखी है 1.06 इंटू 10⁻3। बट फिर भी मैं एक बार ब्लड की डेंसिटी में चेक कर लेता हूँ। पेज नंबर 251 पर दी हुई है ब्लड की डेंसिटी, और कहाँ गई, होल ब्लड की डेंसिटी 1.06 इंटू 10⁻3। तो रो इज इक्वल टू 1.06। स्टूडेंट, ब्लड इज थिकर देन वाटर की डेंसिटी 1 इंटू 10⁻3, ब्लड की डेंसिटी 1.06 इंटू 10⁻3, बराबर। ओके, तो ये दिया हुआ है, लिख देता हूं यहां पर, ब्लड डेंसिटी, होल ब्लड डेंसिटी। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन मैं एक बार आपको समझाता हूं। स्टूडेंट, भगवान ना करे कभी आपको या आपके किसी रिलेटिव को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े और उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़े। ठीक है, बट क्वेश्चन की सिचुएशन ऐसी है
कि मुझे ऐसा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी किसी पेशेंट को जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब बाहर से उसके बॉडी में ब्लड सप्लाई करते हैं, उसके बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड की क्वांटिटी लेस है या तो कोई रीजन है, बराबर। जस्ट आई टेल यू वन थिंग कि मैंने 12th के किसी न्यूमेरिकल में ऐसा पढ़ा था कि जो एडल्ट पर्सन होता है उसके बॉडी के अंदर कुछ 5 लीटर के आसपास ब्लड होता है। ठीक है, जस्ट ऐसे ही आपको बता दिया मैंने। तो सपोज एक पर्सन है, उसके बॉडी के अंदर ब्लड की क्वांटिटी लेस है, तो बिना ब्लड के तो वी कैन नॉट सर्वाइव, तो बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, बाहर से उसको ब्लड, उसका जो भी ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग ब्लड उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हाउ दैट इज डन। तो जो पेशेंट होता है, दैट पेशेंट इज लेड डाउन ऑन द बेड, बेड के ऊपर पेशेंट लेटा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये बेड है। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं ड्रॉ करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सपोज बेड है, बराबर, और इस बेड के ऊपर पेशेंट लेटा हुआ है एंड बिसाइड दैट वो जो भी उसका बेड है उसके बाजू में एक स्टैंड होता है, एक इस तरह का स्टैंड होता है एंड यहाँ पर एक बॉटल होती है, ब्लड की बॉटल होती है, ग्लूकोज की बॉटल भी आप ले सकते हो, तो यहाँ पर ब्लड लिखा है तो ये है। तो यहाँ से एक पाइप आती है, इस तरह से पाइप आती है और वो जो पाइप होती है वो उसके हाथ में, मतलब जो हाथ की जो वेन है वो वेन के अंदर कनेक्टेड होती है थ्रू द सिरिंज। समझ में आया? तो हियर दिस कंटेनर विच कंटेन्स द ब्लड इज एट अ हाइट ऑफ h, उसको h हाइट पर रखा हुआ होता है, बराबर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है, मतलब सिचुएशन ये है कि क्या इस कंटेनर को हम इस लेवल पर रख सकते हैं, कंटेनर को हम यहां पर रख सकते हैं, मतलब कि जिस लेवल पर उस पेशेंट का हाथ है, क्या उसी लेवल पर पेशेंट का हाथ तो यहां पर बेड के ऊपर है ना, तो क्या ये कंटेनर को हम उसके हाथ के लेवल पर रख सकते हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है नो, स्ट्रिक्टली नो, बराबर। इट इज वेरी डेंजरस। क्यों नहीं रख सकते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखो, जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, इट्स प्रेशर इज वेरी वेरी हाई, दैट ब्लड क्रिएट्स अ प्रेशर, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, आपको पता होगा। तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड का जो प्रेशर है वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर मतलब कि देखो यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए कि P माइनस पी इज कॉल्ड द गेज प्रेशर, बराबर। तो P मतलब वो ब्लड का प्रेशर, ब्लड का एब्सोल्यूट प्रेशर, और PA मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे वेन के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड का जो गेज प्रेशर है वो है 2000 पास्कल। इट्स ट्रिमेंडस वैल्यू, बराबर। अगर किसी की वेन कट हो जाए तो उसमें से जो ब्लड निकलेगा ना, दैट ब्लड विल कम आउट विद द वेरी हाई स्पीड, क्योंकि आप प्रेशर देखो ना, इतना हाई प्रेशर है तो फोर्स भी फिर कितना ज्यादा क्रिएट होगा उससे। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड का प्रेशर वेरी हाई होता है। कंक्लूजन ये है मेरा कि द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन आवर वेन इज वेरी वेरी लार्ज। समझ में आया? अच्छा, अब मान लो कि कंटेनर को बेड के लेवल के ऊपर रखा हुआ है, तो आपको पता है कि कोई भी क्वांटिटी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होती है, बराबर। तो यहाँ पर होगा क्या कि अगर इस कंटेनर को हम बेड के लेवल पर रखेंगे तो जो ब्लड होगा वो ब्लड पेशेंट के बॉडी से इस कंटेनर में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट के बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर तो ट्रिमेंडस है, 2000 पास्कल प्रेशर है, और कंटेनर के अंदर जो ब्लड होगा वो ब्लड का प्रेशर तो कंपैरेटिवली बहुत कम होगा। तो ब्लड कहां से कहां ट्रांसफर होगा? पेशेंट के बॉडी से कंटेनर में ट्रांसफर हो जाएगा।
आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो ऑलरेडी उसके बॉडी के अंदर तो ब्लड है ही नहीं और उसके बॉडी में से ब्लड निकल जाएगा। और तो दिस इज द डेंजरस सिचुएशन ना, जैसा हमने आपको पहले बताया था। ठीक है, वी कैन अवॉइड दिस, इसको हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? वी कैन कीप दिस कंटेनर एट अ सर्टेन हाइट। तो आप लोगों ने ये चीज देखी होगी हॉस्पिटल्स के अंदर कि जो ब्लड कंटेनर होता है, दैट ब्लड कंटेनर इज केप्ट एट अ सर्टेन हाइट। तो उससे क्या होता है स्टूडेंट कि द प्रेशर प्रोड्यूस ड्यू टू दिस हाइट, यू नो दैट द प्रेशर इज रो जी एच। तो जितनी हाइट ज्यादा उतना प्रेशर भी ज्यादा, बराबर ना? तो जितनी ये हाइट एच है, तो ड्यू टू दिस एच हाइट द प्रेशर ऑफ द ब्लड, सुनना बात को ध्यान से, द प्रेशर ऑफ द ब्लड विल बी इक्वल और स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए, बट हम लोग इक्वल ही उसको कंसीडर करेंगे। सो एट अ हाइट एच द प्रेशर ड्यू टू एट अ हाइट एच द प्रेशर ऑफ दिस ब्लड विल बी इक्वल टू द गेज प्रेशर। मतलब उसके बॉडी के अंदर, पेशेंट के बॉडी के अंदर जो ब्लड है, वो ब्लड का जो प्रेशर है उसके जितना ये ब्लड प्रेशर क्रिएट करेगा। If this blood container is kept at a height h, if the container is kept on the level of the bed, then the pressure inside the body of the patient will be more than the pressure of blood in this container, and the blood will flow from the body of patient to the container, जो कि नहीं होना चाहिए। So to avoid this, what we do, we keep the container at a certain height so that the pressure of blood in the container equal to the pressure of blood in the body of the patient। समझ में आया आपको? तो ये बहुत सारा मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है, ये सिर्फ आपको सिचुएशन को अच्छे से समझाने के लिए। समझ में आई बात? तो हमको h की वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सिंपली ब्लड ट्रांसफर लिखोगे तो भी चलेगा, बराबर? तो क्या लिखेंगे? पीजी मतलब गेज प्रेशर। ये गेज प्रेशर क्या है? वो पेशेंट के बॉडी में जो ब्लड है उसका प्रेशर है, एक्चुअली पी माइनस पी है। तो पीजी इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू pressure of blood in container, pressure of blood created at height h। ठीक है, ऐसे। तो Pg इक्वल टू दिस, तो प्रेशर ऑफ ब्लड क्रिएटेड एट हाइट h, दिस इज रो जी एच। अगर ब्लड h हाइट पर है तो रो जी एच प्रेशर क्रिएट करेगा, तो दिस इज Pg। आप एग्जाम में Pg इक्वल टू रो जी एच लिखो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमें h की वैल्यू चाहिए, तो h इज इक्वल टू Pg अपॉन रो जी। ठीक है, तो स्टूडेंट Pg कितना है? 2000 पास्कल है। पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा कि शायद प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने पास्कल की जगह 1.01 into 10⁵ कर दिया था, बराबर? तो वो नहीं होना चाहिए। दिस इज 2000। रो कितना है? डेंसिटी ऑफ ब्लड इज 1.06 into 10⁵। एक काम कर सकते हैं, 1060 भी लिख सकते हैं। जी की वैल्यू 9.8 लेनी चाहिए। आई डोंट नो कि उसमें क्या लिखा हुआ है, फिर भी हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। 2000 उसको मैं डिवाइड करूंगा 1060 से, तो जो आंसर आया उसको मैं डिवाइड करूंगा 9.8 से, तो आंसर आया 0.1925। अब आंसर का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा, बिकॉज हमने सब कुछ एम के एस में लिया है, बराबर? तो दिस इज 0.192, जिसको आप रफली 0.2 लिख सकते हैं,
बराबर। आप इसको लिख सकते हो ना 0.2, आई डोंट नो कि अंदर क्या आंसर है, 0.2 लिख सकते हो। तो यू कैन राइट दिस एज नियरली या इक्वल लिख दो चलेगा 20 सेंटीमीटर। मतलब कंटेनर को 20 सेंटीमीटर ये मिनिमम हाइट है, हाइट ऑफ द कंटेनर शुड बी मिनिमम 20 सेंटीमीटर। एक्चुअली आपने वो देखा होगा सिचुएशन में कि कंटेनर जो होता है वो एक स्टैंड के ऊपर होता है और उसकी तो हाइट आई थिंक 1 मीटर से भी ज्यादा हाइट पर उसको रखा होता है। मिनिमम हाइट शुड बी 20 सेंटीमीटर। लेट मी चेक द आंसर बिकॉज आई डोंट नो, मोस्टली तो ये राइट ही है। 10.24 बुक में क्या आंसर दिया हुआ है इसका, 10.24 का इसका आंसर दिया है 0.2 मीटर, तो चलेगा, ठीक है। Now we are solving exercise 10.27. E 10.27. Understand this. A plane is in level flight at a constant speed and each of its two wings has an area of 25 meters square. 25 meters square. ठीक है। If the speed of air is 180 kilometer per hour, just a minute. Okay, speed of air is 180 kilometer per hour. V1 is equal to 180 kilometer per hour, right? Over the lower wings and 234 kilometer per hour above the upper wings. कितना 234 किलोमीटर पर आवर। लोअर विंग के ऊपर एयर की स्पीड, अपर विंग के ऊपर एयर की स्पीड, बराबर, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ एयर इज 180 किलोमीटर पर आवर ओवर द लोअर विंग, मतलब लोअर विंग जो है, लोअर विंग अपर विंग, मतलब विंग जो है ना विंग के नीचे, बराबर। लोअर विंग अपर विंग ऐसे कोई दो अलग अलग विंग नहीं होती है एरोप्लेन की, उसकी विंग जो होती है एक, वैसे दो विंग होती है, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड, पर उसकी जो विंग है वो विंग के नीचे एयर की स्पीड 180 है, नीचे ही 180 है ना, जस्ट मिनट 20 कौन सा है 27 है। इफ द स्पीड ऑफ एयर इज 180 किलोमीटर पर आवर ओवर द लोअर विंग, हाँ, तो जो विंग है विंग के नीचे जो एयर की स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर है और विंग के ऊपर जो स्पीड है दैट इज 234 किलोमीटर पर आवर, बराबर। डिटरमाइन द प्लेन्स मास, प्लेन का मास डिटरमाइन करना है, ठीक है। टेक एयर डेंसिटी टू बी 1 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्टूडेंट अच्छा न्यूमेरिकल है और एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी भी रखता है। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, ठीक है। देखो एक एरोप्लेन है, दैट एरोप्लेन इज इन द लेवल फ्लाइट। कैसी फ्लाइट में है? लेवल फ्लाइट में है। मैंने आपको ऐसा कुछ आगे भी समझाया था। देखो जैसे ये मेरा मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन एरोप्लेन है, तो ये एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो इट इज इन द लेवल फ्लाइट, मतलब वो ग्राउंड के पैरेलल रह के ही उड़ रहा है। पर हाँ, अगर वो ऐसे ऊपर जा रहा है तो फिर उसकी ग्राउंड से हाइट बढ़ रही है ना, तो इट इज नॉट अ लेवल फ्लाइट। आई बात समझ में? अगर वो ऐसे नीचे जा रहा है तो भी वो लेवल फ्लाइट में नहीं है। लेवल फ्लाइट मतलब इट इज गोइंग हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड। आई बात समझ में? ठीक है। तो एक एरोप्लेन है, उसकी विंग का एरिया है 25 मीटर स्क्वायर। आप सुना है एरोप्लेन में कितनी विंग्स होती है? एरोप्लेन में 2 विंग्स होती है। जैसे एरोप्लेन है तो उसकी 2 विंग, लेफ्ट विंग और राइट विंग, ठीक है, तो उसकी 2 विंग्स होती है। तो व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ बोथ दी विंग्स, तो वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां मैं लिख देता हूं a डैश इज इक्वल टू 2 इंटू ए, दैट इज 2 इंटू 25। अब डायरेक्टली भी 50 लिख सकते थे। ये क्या है? एरिया ऑफ बोथ विंग,
दोनों विंग का मिलके एरिया है। समझ में आया? अच्छा, V1 क्या है? V1 मतलब कि जो विंग है, विंग के नीचे जो एयर है उसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर, बराबर। तो 180 किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट एक काम कर सकते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 इज इक्वल टू 180 इंटू 5/18। तो ये तो देख के सिंपल लग रहा है, 180/18 मतलब 10 इंटू 5 मतलब 50। तो ये चलो हो गया इजीली। V2 में पता नहीं क्या आएगा, 234 इंटू 5/18, 234/18 करके लिखते हैं, 234 डिवाइड बाई 18। तो ये भी एक वैल्यू आ गई 13, और 13 इंटू 5 मतलब 65 मीटर पर सेकेंड। कहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है? विंग के नीचे के विंग के ऊपर? विंग के नीचे वेलोसिटी कम होती है, प्रेशर हाई होता है। तो विंग के नीचे, बिलो, ये सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूं मैं, बराबर। आपको लिखने की जरूरत, लिखो तो अच्छी बात है, समझ में आएगा, पता चला ये, ठीक है। तो देखो एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन के दोनों विंग का एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया 50 मीटर स्क्वायर, बराबर। एरोप्लेन के विंग के नीचे जो एयर फ्लो हो रही है उसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड। एरोप्लेन के ऊपर जो एयर फ्लो हो रही है उसकी वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जो एयर की डेंसिटी है दैट इज 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और स्टूडेंट क्वेश्चन ऐसा है कि दैट एरोप्लेन इज इन द लेवल फ्लाइट। लेवल फ्लाइट मैंने आपको समझाया कि एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है। तो उस एरोप्लेन का मास कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जरा इसको अच्छे से समझो। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। रोजी वाई मैंने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? उसका रीजन मैंने आपको आगे समझाया था कि जो प्लेन की विंग है, देखो सपोज ये मोबाइल फोन प्लेन की विंग है, तो विंग का जो लोअर पार्ट है उसका ग्राउंड से हाइट, और विंग का जो अपर पार्ट है उसका ग्राउंड से हाइट ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि विंग की जो थिकनेस है ना, दैट थिकनेस इज निग्लिजिबल। समझ में आया? तो यहां पर हमने वो H1 और H2 को निग्लेक्ट किया है, बराबर। तो रीजन वही है कि थिकनेस ऑफ द विंग इज निग्लिजिबल। तो आप लिख सकते हो बिकॉज थिकनेस ऑफ विंग इज निग्लिजिबल। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा अब देखो, V1 लेस है तो P1 विल बी लार्ज, बराबर। तो यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे P1 माइनस P2, बराबर। जहां पर वेलोसिटी कम होती है वहां पर प्रेशर लार्ज होता है। तो V1 50 है, V2 65 है, तो P1 विल बी लार्ज एंड P2 विल बी लेस। ऐसे आप यहां पर V1 V2 के जगह ऊपर नीचे भी कर सकते थे, पर फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई P1 माइनस P2 लिखो कि P2 माइनस P1 लिखो, ठीक है। तो P1 माइनस P2 लिखना है एज पर दिस, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, बराबर। देखो यहां पर पॉजिटिव आना चाहिए, तो दिस इज 1/2। अब रो कितना है? रो की वैल्यू आई थिंक 1 है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। V2 कितना है? V2 है 65 का स्क्वायर माइनस V1 है 50 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर कितना होता है? 65 का स्क्वायर आई थिंक 4225। एक ट्रिक है जिसमें पीछे 5 आता है, उसका स्क्वायर फाइंड करने की आपको जस्ट ऐसे ही मैं बता देता हूं। जैसे 65 है ना, तो 65 का स्क्वायर, तो 5 5 25,
ये 6 में एक ऐड कर दो तो 7 आएगा और 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 42 आएगा। और एक बार देख लेते हैं 65 into 65 4225 करेक्ट। सो 4225 ऐसा 1/2 बचा है, 1/2 है 4225 माइनस 50 का बहुत सिंपल है, 5 का 25 तो 50 का 2500। तो स्टूडेंट ये होगा 1/2 और 4225 माइनस 2500 तो 1725। दिस इज 1725। तो 1725 डिवाइडेड बाय 2 तो दिस इज 862.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आया? ये आया प्रेशर डिफरेंस। अब ये प्रेशर डिफरेंस से जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो F इज इक्वल टू, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है पर लिखो तो अच्छा है, फोर्स ड्यू टू प्रेशर। आई विल रेकमेंड ये लिखो, ठीक है, मेरे टेस्ट में लिखा हुआ दिखना चाहिए P1 माइनस P2। और एरिया क्या लेंगे? एरिया ए मत लेना गलती से, ए डैश लेना, क्योंकि दो विंग है। तो P1 माइनस P2 862.5 और एरिया कितना 50। तो ये कितना आता है स्टूडेंट? 862.5 मल्टीप्लाई बाय 50 तो दिस इज 43125 न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1। तो ये है F बराबर। आई डोंट नो राइट है क्या रॉन्ग है बट मोस्टली राइट ही होगा बराबर। अब प्लेन का वेट कैलकुलेट करते हैं। W इज इक्वल टू वेट ऑफ प्लेन। तो प्लेन का वेट कितना? प्लेन का वेट mg। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया? अब मेरी बात समझो। फॉर लेवल फ्लाइट, मतलब प्लेन कैसे उड़ रहा है मैंने आपको समझाया ना। प्लेन ऐसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है, प्लेन इज नॉट गोइंग वर्टिकल। मेरी बात को ध्यान से सुनो, प्लेन इज नॉट गोइंग वर्टिकल, प्लेन ऊपर नहीं जा रहा है, प्लेन इज नॉट टेकिंग ऑफ, प्लेन इज नॉट लैंडिंग, ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है बराबर। प्लेन इज गोइंग हॉरिजॉन्टली, भले वो एक्सीलरेशन से जाए कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इट इज नॉट गोइंग अप, इट इज इन द लेवल फ्लाइट। तो इट इज इन द इक्विलिब्रियम इन द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है। सो फॉर लेवल फ्लाइट का मतलब वो ही है कि देयर इज नो फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सो फॉर लेवल फ्लाइट force due to pressure difference, force due to pressure difference is equal to weight of plane। क्योंकि फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस अपवर्ड होता है और वेट डाउनवर्ड होता है। तो 43125 इज इक्वल टू mg। देखो स्टूडेंट एक बात मैं आपको बताता हूं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं न्यूमेरिकल को ऊपर ऊपर से लर्न कर लेते हैं और फिर पूरा डिटेल में नहीं लिखते हैं, ठीक है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनका राइटिंग एकदम परफेक्ट होता है, पूरा के पूरा डिटेल में वो लोग लिखते हैं। आप में भी है एक दो स्टूडेंट ऐसे बराबर होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स कि जो पूरा डिटेल में लिखते हैं। तो every student try to write in as much detail as possible। तो टीचर को लगेगा कि बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया है, मेहनत की है बराबर। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लिख दो और फिर आंसर ला दो, दैट्स ट्रू, यू कैन गेट द मार्क्स, बट लर्न विद द परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो 43125 इज इक्वल टू mg हुआ। अब मेरे ख्याल से g की वैल्यू 9.8 ही लेनी पड़ेगी, दिया तो नहीं हुआ है, चलो कोई बात नहीं, m into 9.8। सो m होगा 43125 डिवाइड बाय 9.8। सो हाउ मच इट इज? 43125 डिवाइड बाय 9.8। तो ये आता है 44, आई डोंट नो द आंसर, 4400.5102। लेट मी
see in the book 10.27 4393 ओके 4393 क्यों ऐसा हुआ होगा 4393 मैं देखता हूं क्यों ऐसा हुआ सुनो मेरी बात को 43 ठीक है चलो कहीं पर कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन में कुछ होगा बट 4393 एक बार फिर से आंसर कंफर्म करता हूं मैं 4 कहां गया 27 4393 kg मेरा आंसर है 4400 मतलब 7 का डिफरेंस है 7 किलोग्राम का डिफरेंस है हो सकता है कहीं पर कैलकुलेशन में कुछ ये हो लेकिन मेरे पास कोई रेफरेंस बुक है उसमें आंसर देख लेता हूं उसमें क्या आंसर उसमें स्टूडेंट आंसर है 4396 बराबर मेरा आंसर 4400 बुक का आंसर 4396 मेरे पास ये एक एसिड अरोमा की बुक है इसके अंदर आंसर है 4396 उसमें जी की वैल्यू 9.81 ली है बराबर जी की वैल्यू 9.81 ली है क्या क्वेश्चन में मेंशन की है क्या वैल्यू एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं कि क्वेश्चन में उन लोगों ने लिखा है या नहीं लिखा है देखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिर उस हिसाब से हमको वैल्यू लेनी पड़ेगी इट इज एक्सरसाइज 10.27 नहीं वैल्यू तो नहीं दे रखी है स्टूडेंट ठीक है देखो तो जी की वैल्यू कोई 10 ले कोई 9.8 ले कोई 9.81 ले आंसर में तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ने ही वाला है बट करेक्ट आंसर है आप ये ही लिखना चलेगा ठीक है तो आंसर क्या है स्टूडेंट हमारा आंसर है 4400 पॉइंट चलो पूरा ही लिख देते हैं इसको किलोग्राम तो दिस इज द मास ऑफ दैट प्लेन राइट